आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, नया टॉपिक कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी किया था, तो आज का टॉपिक होगा कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आज का टॉपिक है कैपेसिटर्स। सभी अपना ऑडियो ऑफ रखो भाई, सभी बच्चे अपना ऑडियो ऑफ रखो। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या करते हैं? कैपेसिटर चार्ज स्टोर करते हैं। कैपेसिटर स्टोर चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर्स क्या करेंगे? कैपेसिटर्स चार्ज स्टोर करेंगे। ठीक है, अब तक हम चार्ज के बारे में पढ़ते आए। अब ऐसी एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज को लेकर के कुछ काम करती है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये आप लोगों के जितने भी मोटर हैं, एसी की, चाहे फ्रिज की, चाहे फ़ैन की, चाहे वॉशिंग मशीन की, उन सब में मिलती हैं। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हैं, लैपटॉप के अंदर भी हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर कैपेसिटर ना मिलते हो। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चार्ज को स्टोर करती है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हमने एक स्पेशल डिवाइस बनाई है जिसको कहते हैं कैपेसिटर। एक जो है सिंगल प्लेट, हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, अगर हम एक सिंगल प्लेट लेते हैं, हमने क्या किया, हमने एक सिंगल प्लेट ली है। ठीक है, सिंगल प्लेट, सिंगल प्लेट। ठीक है, इसमें हम लोग इस पे चार्ज स्टोर करते समय क्या क्या समस्याएं आएंगी। और जब हम इसमें चार्ज स्टोर करेंगे तो इसके अंदर कुछ समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं देखते हैं। जब मैं इसके ऊपर चार्ज डालूंगा, चार्ज डालने का मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालूंगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा तो एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए? मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज मुझे ले जाने, इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेंगे, यानी कि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ गए? फिर मैंने और ज़्यादा काम करके एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया। ठीक है, फिर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन निकालता रहा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी वोल्टेज बढ़ती जाती है, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मैं इसमें से चार्ज निकालता जाऊँगा वैसे वैसे इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यानी इसकी वोल्टेज बढ़ती जाएगी, यानी काम करना मुश्किल होता जाएगा। समझ गए? फिर भी मैंने काम करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और इस पर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज पैदा हो गई। समझ गए? लेकिन ये जो चार्ज इस पर इकट्ठा हो गया ना, ये चार्ज ऐसे ही रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। समझ गए? ये चार्ज ऐसे ही इसके ऊपर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये चार्ज लीक भी कर सकता है, मतलब जा भी सकता है हवा में, वापस हवा में जा सकता है। समझ गए? ये चार्ज दोबारा से हवा में गायब हो सकता है। ये ऐसे कैसे बना रहे कोई गारंटी नहीं है। तो क्या होगा कि ये हवा में लीक कर जाएगा, धीरे धीरे ये चार्ज खत्म हो जाएगा, इसमें से निकल करके चला जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ गए? कुछ देर के बाद इस पर कुछ चार्ज बचेगा ही नहीं। समझ गए? कुछ देर के बाद इस पर कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि इस पे से चार्ज गायब ना हो, तो क्या करना चाहिए? इस पे से चार्ज गायब ना हो और हमें चार्ज करना भी हमारे लिए आसान हो जाए, उसके लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका चार्ज गायब ना हो, इस पे चार्ज बना रहे, इसके लिए हम थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे। और वो क्या अरेंजमेंट है देखो, हम इस प्लेट के पास एक और प्लेट ले आएंगे, ऐसे इस प्लेट के पास हम एक और प्लेट लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, एक अनचार्ज प्लेट है, ये है अनचार्ज्ड प्लेट।
हम इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लाए और ये प्लेट कैसी है, ये इंसुलेटेड है, इसका स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड है, मतलब दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड, किसी बैड कंडक्टिंग चीज के ऊपर इसको रखा हुआ है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस प्लेट के इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। एक तरफ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको अर्थ कर दूं, अर्थ, इसे कहेंगे अर्थ करना, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अर्थ करना। अर्थ करना मतलब क्या है, एक वायर से कनेक्ट करके जमीन में गाड़ दें, एक वायर से कनेक्ट करके अगर हम अर्थ में जमीन में गाड़ देंगे तो क्या होगा, तब ये होगा कि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे और पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे करते 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 पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, समझ गए। अब हमारी प्लेट के ऊपर जो हम बाद में लाए थे उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ही बचा, ठीक है, इस तरफ कौन सा चार्ज बचा, सिर्फ माइनस का चार्ज बचा, समझ गए। अब देखो पॉजिटिव चार्ज वोल्टेज बढ़ा रहा था, लेकिन इसका, इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो पोटेंशियल घटा रहा है, इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो पोटेंशियल घटा रहा है। क्यों घटा रहा है, देखो कैसे, अगर मैं अब की बार एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को इस वाली प्लेट से निकालूंगा तो ये तो मुझे जाने नहीं देंगे, ये वाले पॉजिटिव चार्ज मुझे जाने नहीं देंगे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज मुझे धकेलेंगे कि जा, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज घट जाएगी, समझ गए। तो क्या हो गया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, यानी इसके ऊपर चार्ज हम ज़्यादा डाल सकते हैं, समझ गए, हमारा काम आसान हो गया, यानी अब हम इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज डाल सकते हैं, समझ गए। तो क्या हुआ, एक अनचार्ज्ड और अर्थड प्लेट पास में लाने से चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कैपेसिटी ऑफ अ प्लेट इंक्रीजेस if an uncharged और earthed, ठीक है, अर्थ की हुई अनचार्ज और अर्थड प्लेट इज ब्रॉट नियर इट, समझ गए। एक अनचार्ज और अर्थड प्लेट लाने से कैपेसिटी बढ़ गई है, समझ गए कि एक अनचार्ज और अर्थड प्लेट पास में लाने से चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ गई है। यह है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल कैपेसिटर क्या है कि एक अकेली प्लेट ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाती, एक अकेली प्लेट ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाती, एक और प्लेट अगर उसके पास ले आएंगे तो उस पर चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ये है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, समझ गए। इसका मतलब कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर दो प्लेट से मिलकर के बनेगा, समझ गए, कैपेसिटर दो प्लेट से मिलकर के बनेगा। सिंगल प्लेट की चार्ज स्टोर करने की क्षमता, एबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। नोट कर लो इसे फटाफट, ठीक है, सिंगल प्लेट की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा नहीं होती।
इसीलिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट के पास एक और प्लेट ले आते हैं जो कि अर्थड होनी चाहिए और इंसुलेटिंग स्टैंड पर होनी चाहिए। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, समझ गए ये बात कि किस तरीके से एक प्लेट की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ प्लेट इंक्रीजेस इफ एन अनचार्ज्ड, बिना चार्ज की अर्थड प्लेट इज ब्रॉट नियर इट, उसके पास लाई जाए तो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगला टॉपिक करेंगे कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। अगला टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। कैपेसिटी ऑफ ए spherical shell, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। अगला टॉपिक है एक गोले की, एक हॉलो स्फीयर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कितनी होती है। देखो ये है हमारे पास एक स्फीयर, इसका रेडियस है r, ये है हॉलो स्फीयर, ठीक है, ये है एक हॉलो स्फीयर। हम देखेंगे इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला, हम निकालेंगे इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला, रिलेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। करें शुरू, देखो ध्यान से। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज Q डालता हूं, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज Q डालूंगा तो R डिस्टेंस पर इसकी वोल्टेज हो जाएगी KQ/R when Q charge is on sphere। जब चार्ज Q स्फीयर के ऊपर होगा तो स्फीयर की वोल्टेज हो जाएगी KQ/R, है कि नहीं। किसी चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर जो वोल्टेज होती है वो KQ/R होती है, समझ गए। अगर एक Q चार्ज और डाल दूं, अगर एक Q चार्ज मैं और डाल दूंगा तो वोल्टेज हो जाएगी, इसको V1 कह देते हैं, V2 2KQ/R। जब एक और Q डाल देंगे, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जाती है, समझ गए। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, समझ गए। हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो पहले ध्यान से अच्छे से। क्या, अगर हमारे पास Q चार्ज था तो वोल्टेज थी KQ/R, जब हमारे पास 2Q चार्ज आया तो वोल्टेज हुई 2KQ/R, ऐसे 3 चार्ज आ जाएंगे तो 3KQ/R, ऐसे n चार्जेस आ जाएंगे तो nKQ/R। ऐसे ऐसे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जाती है, समझ गए। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जाती है। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, समझ गए। क्या लिख सकते हैं हम लोग, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, समझ गए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर कोई चीज दूसरी चीज के प्रोपोर्शनल होती है तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हम लोग निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू, इसका तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगी, तो वोल्टेज बाई चार्ज, वोल्टेज बाई चार्ज, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती है। मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा ना वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, समझ गए। इन दोनों का जो रेशो होगा कैसा होगा, वो एक कांस्टेंट होगा। क्लियर होगी बात। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है, तो दोनों का जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट होगा।
उस कांस्टेंट को कह देंगे C। उस कांस्टेंट को क्या नाम देंगे? C। उस कांस्टेंट का नाम होगा C। समझ गए बात? क्लियर? और C है, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। समझ गए? C इज कैपेसिटेंस, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, कैपेसिटेंस। समझ गए? ठीक है, तो देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है। तो चार्ज और वोल्टेज का जो रेशो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यही हमने लिखा। चार्ज और रेशो का एक जो रेशो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमने लिखा V/Q इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर लिख लेंगे V/Q इज इक्वल टू C। V/Q इज इक्वल टू C। ठीक है, लेकिन V क्या है? V है KQ/R, है कि नहीं? अगर हमारे स्फीयर के ऊपर चार्ज Q है तो वोल्टेज होगी KQ/R, है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर और हमें मिला KQ/QR। इसकी वैल्यू पुट करी हमने, V की वैल्यू पुट कर दी, KQ/QR इज इक्वल टू C। लेकिन K क्या होता है? K होता है 1 पहले देखो, पहले Q से Q कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया और हमें मिला, क्या मिला? एक थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, देखो यहाँ पर जो ये जो कांस्टेंट लिखा ना, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, मैंने गलती कर दी है, इसको यहीं पर चेंज करेंगे। देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान से देखो, इसको मैं बदलूंगा, जो मैंने पहले लिखा था वो गलत लिखा था, अब इसको ठीक से करेंगे। तो क्या लिखेंगे? Q/V। अब की बार पहले मैंने V/Q लिखा था ना, Q/V लिखेंगे, सॉरी गलत कर दिया। सो Q/V कांस्टेंट होगा C, इसे कहेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, V/Q नहीं, Q/V। सो बदल देते हैं इसको सारे को, तो हम लिखेंगे Q/V इज C। लेकिन V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है KQ/R। V की वैल्यू है KQ/R। Q से Q कट गया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 1/बल्कि R/K इज इक्वल टू C। हमें ये मिला R/K इज इक्वल टू C। लेकिन K क्या होता है? K तो होता है 1/4πε0। ये K की वैल्यू होती है ना, ठीक है? तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिला, इसकी वैल्यू से पुट करेंगे R/K इज इक्वल टू C, हम निकाल चुके हैं। सो R/1/4πε0 इज इक्वल टू C। तो C आ जाएगा 4πε0R। ये आ गया हमारा सही फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया हमारा सही फॉर्मूला, यानी कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल। ओके, एक बार फिर से करते हैं, एक बार नोट कर लो, इसको दोबारा से करते हैं फटाफट जल्दी से। अब मैंने कई जगह लिख दिया, कंफ्यूजन हो रहा है, इसको ढंग से करते हैं एक बार। देखो ये है हमारा स्फीयर जिसका रेडियस है R। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगी। तो Q/V होगा कांस्टेंट, जिसको कहेंगे कैपेसिटेंस। लेकिन वोल्टेज की वैल्यू है KQ/R। इसकी वैल्यू पुट करेंगे Q/R इज इक्वल टू C। ठीक है, Q से Q कट गया और हमें क्या मिला? हमें मिला
R बाई के इज इक्वल टू सी। R बाई के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। तो सी आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारी कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल का। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। समझ में आई सभी को बात? अब इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। पहले बताओ सबको ये क्लियर है या नहीं है? कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ ए spherical shell C is equal to 4 pi epsilon naught R। ये फॉर्मूला आया ना हमारा अभी ये फॉर्मूला आया ना। इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी रेडियस के प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटी रेडियस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ेगी। समझ गए? जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब साइज के ऊपर डिपेंड करती कैपेसिटी। जितना बड़ा साइज उतनी ज़्यादा कैपेसिटी, जितना बड़ा साइज उतनी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। समझ गए? क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी। अगर मान लो हम इतना बड़ा स्फीयर बनाएं जिसका साइज अर्थ के बराबर हो। ठीक है, मान लो हम लोग इतना बड़ा एक स्फीयर बनाएं जिसका साइज अर्थ के रेडियस के बराबर हो, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इससे हमें समझ में आएगा कैपेसिटी की यूनिट कैसी है। ठीक है, तो करते हैं इसे। फॉर अर्थ के लिए रेडियस क्या होता है? 6400 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। इतना होता है। इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ऐसे लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 6.4 इसको लगभग लिख सकते हैं 6 की 10 की पावर 7 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं लगभग 10 की पावर 7 मीटर। तो कैपेसिटी देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और आर कितना है 10 की पावर 7, और आर कितना है 10 की पावर 7। इसको लिख लेंगे लगभग 10 की पावर 7, 10 की पावर 10, लगभग ऐसे लिख लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्या मिला हमें 10 की पावर -3 कैपेसिटी यूनिट आई 10 की पावर -3। समझ रहे हो? यूनिट क्या होगी? कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? फैराड, यानी F। समझ गए? यानी कि इतना बड़ा स्फीयर ले लें जिसका साइज अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो इसकी कैपेसिटी तो बहुत मामूली सी होगी। देखो इतनी सी होगी। समझ गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्थ जो है, अर्थ के बराबर अगर तुम साइज ले लोगे तो कैपेसिटी बहुत थोड़ी सी आती है तब भी। यानी कैपेसिटी इज अ वेरी लार्ज यूनिट। इसलिए ज़्यादातर हम कैपेसिटर की जो यूनिट्स होती है ना, माइक्रो, पाइको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 1000 माइक्रो फैराड। अर्थ की जो कैपेसिटी है वो 1000 माइक्रो फैराड है। एक फैराड भी नहीं है। तो एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। अर्थ का साइज अगर ले लें, अर्थ के साइज के बराबर हम स्फीयर ले लें, तो उसकी कैपेसिटी इतनी थोड़ी सी आती है। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटी बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैराड कैपेसिटी पाना बहुत ही मुश्किल काम है। समझ गए? एक फैराड की कैपेसिटी की यूनिट होती है फैराड। क्लियर? तो
हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं कॉमन यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। माइक्रो फेराड लिख देते हैं। माइक्रो फेराड मतलब 10⁻⁻6 फेराड, ये माइक्रो फेराड है। ऐसे ही नैनो फेराड, नैनो होता है 10⁻⁹ फेराड। ऐसे ही पाइको फेराड, पाइको फेराड भी हो सकता है 10⁻12 फेराड। ठीक है, तो ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये होगी। सबसे ज़्यादा यूज़ जो है माइक्रो फेराड वाली यूज़ होती है, उसके बाद नैनो वाली यूज़ होती है, और पाइको कभी कभार यूज़ होती है। समझ गए? ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक ना सर्किट है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास एक सर्किट है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो ऑरेंज कलर की जो चीज़ है ना, ये वाली, ये जो ऑरेंज कलर की जो चीज़ है, देखो ये जो ऑरेंज कलर की जो चीज़ है ये कैपेसिटर है। देखो इधर से, ये जो ऑरेंज कलर की जो चीज़ दिखाई दे रही है ये कैपेसिटर है। ऐसे ये एक छोटा कैपेसिटर है, ये वाला, ये एक छोटा कैपेसिटर है ये वाला, और ये भी एक छोटा सा कैपेसिटर है इधर ऑरेंज कलर का, ये भी कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटर होते हैं। और अगर मैं दिखाऊं, एक सर्किट और है मेरे पास, इसमें देखो ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा ना, ये भी कैपेसिटर है। और अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें नज़र आ रहा हो तो इस पे लिखा है 120 माइक्रो फेराड, इस पे लिखा हुआ है 120 माइक्रो फेराड। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पे लिखा मिलेगा 120 माइक्रो फेराड, दिख रहा है 120 माइक्रो फेराड। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे जो फैन के अंदर होता है ना, फैन के अंदर जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी है 25 माइक्रो फेराड, उसके अंदर कैपेसिटी 25 माइक्रो फेराड के आसपास होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कैपेसिटी होती है वो माइक्रो की रेंज में आती है। समझ गए? अगला टॉपिक करते हैं अब हम लोग। अगला टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है हमारा अगला टॉपिक, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट मतलब हमारे पास दो प्लेट होंगी, हम उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। हमारे पास दो प्लेट होंगी, हम उनकी कैपेसिटी निकालेंगे। तो ये हमारे पास दो प्लेट हैं। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी। डी दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स है, एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, ए है एरिया ऑफ द प्लेट्स। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इसकी भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब तुम लोग बताओ, ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज है और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? याद हो तो मैं बताऊं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगी दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाई एरिया। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाई एरिया।
चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। समझ गए? अच्छा, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कैसा फॉर्मूला है? वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू ईडी, ये फॉर्मूला है। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये हम वोल्टेज क्यों चाहिए? हमें वोल्टेज चाहिए क्योंकि हम कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है Q बाई वी। कैपेसिटी होती है Q बाई वी होती है, ठीक है। कैपेसिटी होती है Q बाई वी, और V क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डाल दी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ठीक है। जो वोल्टेज आई है वोल्टेज की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? C इज इक्वल टू Q बाई क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और इससे मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ गए? तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आ गई रिलेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए बात? दिस इज द रिलेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बार देखो, समझ में नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा, नोट कर लो इसे अच्छे से पहले फटाफट। हमारे पास दो प्लेट हैं, मेटल की प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा दोनों की, ठीक है। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। हमें वोल्टेज पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट के बीच में। सिग्मा होता है Q बाई ए, वोल्टेज मिली ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और वोल्टेज की वैल्यू पुट करके हमें मिला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द रिलेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसको डिस्कस करते हैं। हमारी जो प्लेट है, कैपेसिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? अगर हम दोनों प्लेट के का एरिया इंक्रीज कर दें, अगर प्लेट्स का एरिया इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और उनके बीच की जो सेपरेशन है ना, उनकी बीच की सेपरेशन को जितना छोटा करेंगे कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे उनकी सेपरेशन को छोटा करते जाएंगे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। सो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर can be increased, बढ़ाई जा सकती है by increasing area of the plates, and decreasing separation, उनके बीच की सेपरेशन को घटा करके भी हम लोग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि पैरेलल प्लेट के बीच की दूरी को कम करके और एरिया को बढ़ा करके हम लोग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। हमने पढ़ा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हमने कई सारी बातें पढ़ी, इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम जो है एक प्लेट के कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फिर हमने निकाली कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया फॉर्मूला।
इसका मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। कैपेसिटी यूनिट क्या है? फेराड। सबसे कॉमनली क्या यूज़ करते हैं कैपेसिटी यूनिट? माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पाइको फेराड। ठीक है, कैपेसिटी कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। फिर हमने पढ़ी कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम निकाला है ये काफ़ी काम आएगा। अगले जितने भी टॉपिक्स करेंगे हम लोग उसमें इस फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। मंडे को क्लास होगी, कल छुट्टी रहेगी। ओके, बाय फॉर ऑल ऑफ यू।